Hello everyone, I am Siddhanath Pandey and today we are going to start with banking of roads. लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड्स को समझने से पहले आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझना होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? बचपन में आप लोगों ने डोरी के एंड पर एक स्टोन को टाई करके गोल गोल जरूर घुमाया होगा। इसे जब आप गोल घुमाते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी हैंड की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन और उस टेंशन की वजह से एक फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होता है, आपके हैंड की तरफ एक्ट कर रहा होता है। और इसी फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। इसके और एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो हम सन के अराउंड मूव करते प्लैनेट्स की बात कर सकते हैं। ये प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं और वो ऑर्बिट एलिप्टिकल होती है, लेकिन अभी के लिए हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि वो जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, यानी कि वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो उन पर भी एक सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करता है और वही सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 4 के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक डेरिवेशन किया हुआ था, जिसमें से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डेरिवेशन था वो इक्वेशन आई थी v²/r। So according to Newton's second law of motion, force is equals to mass times acceleration। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूं तो जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो भी सेंट्रीपिटल होना चाहिए। सो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को कंप्यूट करूं सो Fc इक्वल्स टू mv²/r एंड फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये जो हमारा फोर्स है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? तो टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सो लेट्स डिफाइन द टर्म सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन हर एक बॉडीज के लिए जरूरी है जो सर्कुलर मोशन के अंदर रहना चाहती हैं। सो इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको हम शो करते हैं Fc से। मैथमेटिकली इस फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। यहां m ऑब्जेक्ट का मास है, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो मान लीजिए एक हमारी कार है जो एक सर्कुलर पाथ पर, ये जो हमारा पाथ है ये लेवल है, एकदम प्लेन रोड है, उसके ऊपर मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर। ओके, और जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रही है उसकी रेडियस हमने एज्यूम कर ली है कैपिटल R जितनी है, और इस कार का मास हम एज्यूम कर रहे हैं m किलोग्राम का है। सो मास ऑफ द कार इज m किलोग्राम, रेडियस ऑफ द पाथ इज r मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सो योर आंसर शुड बी 3 फोर्सेस। पहला फोर्स है वेट ऑफ द कार। वेट जो है इस कार का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा होगा, एंड यू नो दैट अगर मास ऑफ द कार इज m और ग्रेविटी हम g से इंडिकेट कर रहे हैं तो इसका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है वो mg जितना हो जाएगा। इसका एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो n अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्ट कर रहा होगा। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो आप जानते हो कि ये जो हमारी बॉडी है यानी कि जो कार है, इस कार के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। एंड वी नो दैट कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात करें तो हमारी जो कार है ना तो ऊपर की तरफ कहीं जा रही है और ना नीचे की तरफ कहीं जा रही है, यानी कि वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। सो n और mg की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। सो n इक्वल्स टू mg, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नो दैट कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। इस केस के अंदर जब कार हमारी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही होती है, प्लेन रोड के ऊपर मूव कर रही होती है, तो उस टाइम पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंटर की तरफ एक्ट करने वाला फोर्स है, वो उसे प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा है वो ये फोर्स प्रोवाइड करता है उसको सेंटर की तरफ, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स की जो वैल्यू है उसके इक्वल हो जाता है। मैथमेटिकली स्पीकिंग फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। बट हम ये भी जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू एस इंटू एन होती है, और फ्रिक्शन जो हमारे पास है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल होगी, और ये फोर्स इससे छोटा तो हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो इतना होगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन जो फोर्स है वो लेस एन इक्वल होगा म्यू एस टाइम्स एन। ये जो हमने बात करी है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करी है। एफ की इक्वेशन हमने यहां ड्राइव कर रखी हुई थी mv स्क्वायर अपॉन आर, सो mv स्क्वायर अपॉन आर इज लेस एन इक्वल म्यू एस इंटू एन। बट यहां पर हमारी कार वर्टिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है, और क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है सो n इक्वल्स टू mg होगा। सो अगर उसे हम यहां रिप्लेस कर दें सो दिस इक्वेशन बिकम्स mv स्क्वायर अपॉन आर इज लेस एन इक्वल म्यू एस टाइम्स n की जगह पर रिप्लेस कर दिया हमने mg, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर m से m को अगर हम कैंसिल कर दें तो इक्वेशन बन जाती है v स्क्वायर अपॉन आर इज लेस एन इक्वल म्यू एस इंटू जी। आर को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें सो v स्क्वायर इज लेस एन इक्वल म्यू एस टाइम्स आर जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू इस v की क्या होगी, तो मैक्सिमम अगर ये कुछ हो सकता है तो वो इसके इक्वल हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है। तो इक्वल जब होगा तब हमें v की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसीलिए हमने लिखा हुआ है v max इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस टाइम्स आर जी। सो यहां पर अगर ध्यान से देखें आप तो कार की जो मैक्सिमम स्पीड है वो उसके मास से इंडिपेंडेंट है। पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी मास नहीं आ रहा है, यानी कि कार की मैक्सिमम स्पीड जो कुछ भी होगी वो उसके मास पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग। अगर आप किसी बड़े रूट के ऊपर जा रहे हो और उस टाइम पर आपने हाईवे पर कोई टर्न देखा हो, सर्कुलर टाइप का थोड़ा टर्न देखा हो, तो आपने नोट किया होगा कि उसमें आउटर एज इनर एज की कंपैरिजन में कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ होती है। ये जो काम हमने किया है इसी को हम बैंकिंग कहते हैं। सो द सिस्टम ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड above its inner edge is called banking of a curved road. Angle of banking क्या है? So angle of banking is the angle through which the outer edge is raised above inner edge. Okay? उसको हम angle of banking बोलते हैं। इसको आप इस फिगर से ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। Let's talk about motion of a car on banked road. So अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये उस रोड की इनर एज है और ये उस रोड की आउटर एज है। ओके, तो अगर आप इसे नोटिस करें तो इसमें हमने आउटर एज को इनर एज की कंपैरिजन में राइज कर दिया है, ऊपर की तरफ उठा दिया हुआ है, और इसी प्रोसीजर को मैंने आपको बताया कि हम क्या नाम देते हैं, बैंकिंग नाम देते हैं। और ये जितने एंगल से इसे राइज किया जाता है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। सो यहां पर एंगल ऑफ बैंकिंग हमारे पास थीटा जितना है और ये हमने इतने पार्ट से इसे रेज किया हुआ है। सो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास m मास की एक कार है जो r रेडियस के बैंक्ड रोड के ऊपर सर्कुलर मोशन कर रही है। तो उस टाइम पर किसी इंस्टेंट के ऊपर मैंने इसकी इमेज खींची और इमेज खींचने के बाद हम इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इस बॉडी के ऊपर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। कार का मास m है इसलिए mg जितना फोर्स डाउनवर्ड आ गया। इस बॉडी के परपेंडिकुलर, बॉडी हमारी ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर इसकी नॉर्मल रिएक्शन आएगी। सो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन विच इज नथिंग बट n। सो यहां पर हम समझते हैं कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो किस तरीके से हमने एंगल्स को ले रखा हुआ है। ये हमारा ये एंगल ऑफ बैंकिंग था जिसको हमने थीटा से शो किया हुआ था। ये आपका mg वाला कंपोनेंट है और mg वाला कंपोनेंट क्योंकि परपेंडिकुलर है सो दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 90 डिग्री। ओके, नाउ अगर हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर, तो इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 है, दूसरा थीटा है, तो तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये इतना पार्ट हमारे पास 90 माइनस थीटा है। नाउ वी नो दैट कि
ये जो पूरा एंगल है ये भी एक परपेंडिकुलर है, और क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है दैट्स वाई अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये इतना पार्ट जो हमारे पास हो जाएगा वो 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो अगर इसको हम कंप्यूट कर दें, सो दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस 90 एंड प्लस थीटा विच इज नथिंग बट थीटा। सो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। अब अगर आपको पता हो तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है और ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दिस मच। ये वाला जो हमारे पास है ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है। सो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं तो ये इतना पार्ट थीटा है, पूरा एंगल 90 है। सो रिमेनिंग एंगल हमारा जो होगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर आप देखो तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, और जिसमें से एक हमारे पास 90 माइनस थीटा है तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, सो कंडीशन कुछ इस प्रकार की हमारे पास बनती है। फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है। ओके, नाउ नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस, एंड पहले मैंने आपको समझाया कि ये जो एंगल है ये थीटा है, और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इस नॉर्मल रिएक्शन वाले फोर्स को रिजॉल्व करने पर इसके दो कंपोनेंट निकलते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलते हैं। एक है n cos थीटा और दूसरा है n sin थीटा। ये सेंटर के अलोंग एक्ट कर रहा है n sin थीटा। ओके, दूसरा फ्रिक्शन हमारा पहले इस तरफ को एक्ट कर रहा था। ओके, और इसका भी यहां पर एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। दैट मीन्स इसे भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कंपोनेंट हमारे पास एक आता है f cos थीटा और दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो आता है f sin थीटा। सो यहां पर f cos थीटा है और यहां पर हमारे पास f sin थीटा है। ये रिजोल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस डेरिवेशन के अंदर और कुछ भी खास बाकी रहता नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन। और वर्टिकल डायरेक्शन में आप जब देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है n cos थीटा, और डाउनवर्ड जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसमें से एक है mg और दूसरा है f sin थीटा। और क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसीलिए नेट सम ऑफ दीज फोर्सेस विल बी जीरो। एल्जेब्रिक सम इनका जीरो होना चाहिए। सो हमने ये सम इसका जीरो ले लिया। माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर सो इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप की हो जाएगी। अब हमने यहां से mg को सब्जेक्ट बना लिया। सो mg इक्वल्स टू इक्वेशन हमारे पास आई n cos थीटा माइनस f sin थीटा, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। ये हमने सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात करी हुई है। जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हो तो उसमें n sin थीटा और f cos थीटा जो है ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटर की तरफ जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उनको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसकी इक्वेशन mv स्क्वायर अपॉन r होती है। सो दिस f cos थीटा प्लस n sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ v जो है वो हमारे कार की वेलोसिटी है, r जिस रेडियस के ऊपर कार टर्न ले रही है वो है। So this is going to be mv square max upon r that equals to n sin theta plus f cos theta. Now static friction की हमारे पास इक्वेशन होती है mu s into n, जो अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे so this equation will become mv square max upon r equals to n sin theta as it is। f की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया mu s into n और cos theta हमारा as it is। Okay, now mv square max divided by r equals to n sin theta plus mu s cos theta। We are calling this equation as equation number 3। n और n को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया हुआ है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी हम f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और जब आप उसे सब्स्टिट्यूट करोगे सो द इक्वेशन विल लुक लाइक समथिंग दिस। mg इक्वल्स टू n cos थीटा और f की जगह पर mu s into n एंड sin थीटा। यहां से अगर हम n को कॉमन निकालें सो mg इक्वल्स टू n इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा विच इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 यानी कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। सो इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। सो इट विल लुक लाइक समथिंग दिस। mv स्क्वायर मैक्स अपॉन r इंटू mg दैट इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम v स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय rg इक्वल्स टू
साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। यहाँ पर जो हमारा m था मास और ये मास जो है दोनों कैंसिल हो चुके हैं। नाउ जो हमारे पास LHS में है दैट इज वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी दैट इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को, ये जो हमारे पास सारे टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स को हम cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी sin थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा 10th का एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम tan थीटा बोलते हैं। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू एस हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब इस डिवीजन के आरजी को अगर हम उस तरफ शिफ्ट करें सो इक्वेशन विल बिकम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू आरजी tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे सो वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आरजी tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा हो जाएगा, which is the equation for maximum velocity. So अगर हमारा रोड एकदम स्मूथ हो तो इन दैट कंडीशन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम जीरो ले सकते हैं। और अगर हमने ऐसा किया सो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। यानी कि अगर आप स्मूथ रोड के ऊपर इस वेलोसिटी के साथ चलते हो तो उस टाइम पर किसी भी टाइप के वियर एंड टीयर आपके टायर में नहीं होंगे, किसी भी टाइप का नुकसान आपके टायर्स को नहीं होगा। इस इक्वेशन को अगर आप लेवल रोड के इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि बैंक्ड रोड के ऊपर जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास होती है वो प्लेन रोड से ज्यादा होती है। यानी कि आप अगर रोड बैंक्ड है तो आप वहां पर हायर वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हो और टर्न लिया जा सकता है। इसीलिए हम रोड का जो आउटर एज है उसको इनर एज की कंपैरिजन में राइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हायर वेलोसिटी हमें मिल सकती है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अब जरूर आया होगा कि हमने बैंकिंग करके ऐसा तो क्या कर लिया जो हम प्लेन रोड पर नहीं कर पा रहे थे। सो अगर आपको प्लेन रोड पर होने वाली मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस टाइम पर अकेला फ्रिक्शन फोर्स ऐसा होता था जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। लेकिन जैसे ही हम इस रोड को बैंक्ड कर देते हैं तो उस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट और आ जाता है जो इस फ्रिक्शन के कंपोनेंट को सपोर्ट करने लगता है। यानी कि यहां पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है और इसीलिए टर्न जो है वो इजीली ली जा सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं और किसी सर्कुलर रूट के ऊपर जा रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपको टर्न लेते टाइम अपने आप को बेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा अप बेंड हो जाते हैं। और वो बेंडिंग किस तरीके से आपको टर्न लेने के अंदर हेल्प करती है उसका डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है। सो यहाँ पर हमने एक साइकिल जो है उसका एक सर्कुलर मोशन मैंने आपको शो किया हुआ है। ओके, अगर हम देखें ये एंगल कितना बन रहा है, सो लेट्स से ये एंगल थीटा है। ओके, अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसी लाइन को हमने एलोंगेट करता हुआ यहाँ पर जो एंगल लिया ये भी थीटा हो जाएगा। एंड वी नो दैट बॉडी के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। सो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग, एक हो जाएगा n cos थीटा और दूसरा हो जाएगा n sin थीटा। n sin थीटा इसे सेंटर की तरफ लेके जाने का काम कर रहा है, इसीलिए ये हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसका वेट mg एक्ट कर रहा होगा एंड लेट्स से रेडियस ऑफ द पाथ इज r। सो एज पर द अर्लियर डिस्कशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि n sin थीटा ये जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। सो Fc इक्वल्स टू n sin थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r व्हिच इज इक्वल्स टू n sin थीटा। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें सो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज mg, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर n cos थीटा, सो n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। सो हियर वी हैव द सेकंड इक्वेशन mg इक्वल्स टू n cos थीटा। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें सो n cos थीटा n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इनटू mg। m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर n से n हम कैंसिल कर देंगे, सो sin थीटा बाय cos थीटा दैट इज नथिंग बट tan थीटा which is equal to v square upon rg। अगर मैं यहाँ से थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। यानी कि अगर आप
v वेलोसिटी के साथ r रेडियस का टर्न ले रहे हो तो उस टाइम पर आपको थीटा डिग्री का टर्न बनाना एंगल बनाना पड़ेगा, और वो जो होगा उसकी इक्वेशन होती है tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। थैंक यू सो मच।